World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे एक और ऑडियो लीक, सदर को क्या जवाब, वजीर आजम को नोटिस, केपीओ हमला तहकीकात, कराची होटल है, और मारियो ब्रदर्स का नया अंदाज। आगाज करेंगे इस खबर के साथ। यास्मीन राशिद और सीसीपीओ लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। डोगर साहब क्या हाल हैं, आपका क्या हाल है? यास्मीन राशिद की मुबैना ऑडियो, कोई अच्छी खबर बताएं। ऑर्डर हो गए हैं। यास्मीन राशिद का गुलाम डोगर से सवाल। यास्मीन राशिद और सीसीपीओ लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है, और इस ऑडियो के हवाले से आपको ये बताएं कि डोगर साहब क्या हाल है आपका क्या हाल है? यास्मीन राशिद की जानिब से कहा गया। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस नई मुबैना ऑडियो के बारे से उनसे बात करेंगे। समी साहब, एक के बाद एक ऑडियो सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये मॉडल टाउन में, ये जाती उमरा में फैक्ट्री लगी हुई है, और जो भी शख्स इस माफिया के खिलाफ बात करता है, स्टेटस को के खिलाफ बात करता है, इलेक्शन के इनेकाद की बात करता है, अपना काम इंसाफ से करने की बात करता है, उसकी ऑडियो ये लीक कर देते हैं बना के। आपने कल देखा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के बारे में ये गुफ्तगू एक लीक करवाई, और फिर नवाज शरीफ ने वहाँ लंदन में बैठकर जो जनरल बाजवा के बारे में, और दो हाजिर सर्विस जो लहसन साहब और मज़ाहिर नकवी साहब, उनके हवाले से एक बड़ी बेहुदा गुफ्तगू की, जिस पर मैं समझता हूँ उमर अताब बंदयाल साहब को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। और जो उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में गुफ्तगू की, मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा रजीम है आर्मी की, उसको भी इससे सबक सीखना चाहिए कि ये किस किस्म के लोग हैं। आज इन्होंने गुलाम मोहम्मद डोगर के हवाले से जो ये ऑडियो जारी की है, ये बिल्कुल जाली ऑडियो है। और यास्मीन राशिद साहबा एक इंतहाई मरंज और एक बहुत ही बेहतर शख्सियत है। उनका कोई वजारत दाखिला से, पुलिस से कोई उनका ताल्लुक वास्ता नहीं है। उनको इसमें इम्प्लीकेट किया इन्होंने, और उससे पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये खबर चलवाई है कि गुलाम मोहम्मद डोगर की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। तो एक ऑनेस्ट आदमी है, एक दयानतदार आदमी है गुलाम मोहम्मद डोगर। इस माफिया के खिलाफ खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर रहे हैं, ये हर उस शख्स पर अटैक कर रहे हैं जो इस मुल्क में इंतखाबात की बात कर रहा है, जो इस मुल्क में हक सच की, इंसाफ की बात कर रहा है। पूरी तरह ये एक्सपोज हो चुके हैं। नोटिस लेना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और ये जो वीडियो ऑडियो बना के ये जो लीक कर रहे हैं, चाहे राना सनाउल्लाह है, चाहे अता तारड़ है, चाहे ये मरियम नवाज है, इन सबको कटहरे में लाना चाहिए और पकड़ना चाहिए। इन्होंने वही ये रिपीट कर रहे हैं जिस तरह इन्होंने सज्जाद अली साहब पर सुप्रीम कोर्ट में हमला किया था, जिस तरह अरशद मलिक की वीडियोज इन्होंने बनाई और चलाई। हर जज को, ये अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को ब्लैकमेल करने के लिए ऑडियो वीडियो जाली बना के ये कर रहे हैं। इससे पहले साकब निसार साहब के हवाले से वो जो गिलगित बल्तिस्तान से जो एक जज थे, उनकी तरफ से एक बयान हल्फिया आ गया और सब कुछ आया। तो क्योंकि इनके साथ नरमी से बरता जाता है, क्योंकि ये एक साजिश में ये करते हैं, तो इसलिए अभी तक इनकी बचत हुई है। लेकिन अभी जो आज वीडियो इन्होंने ऑडियो जो लीक की है गुलाम मोहम्मद डोगर की, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, जालसाजी है टोटल। लेकिन ना डोगर झुकने वाला है, ना पीटीआई झुकने वाली है, ना पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ़ बनने वाले हैं। और ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दे विल बी एक्सपोज्ड फुली। समी साहब, इसमें कोई काबिल एतराज़ जो गुफ्तगू है वो भी नहीं है, हाल चवाल है और बातचीत है। इसको स्कैंडलाइज्ड किया जा रहा है कि इधर से एक ऑडियो आ गई, उधर से दूसरी ऑडियोज आ रही, तो ऑडियोज के साथ अवाम को जो है वो गुमराह करना या अवाम के अंदर हिजान बनाना, ये एक प्लान हो रहा है। बिल्कुल यही है। दूसरा देखें, मेरी बात सुने आप, ये बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि लोगों को गुमराह करना। और ये कौन कर रहा है टेप? ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का अब ये काम है कि वो इस तरह की टेपें बनाए। स्पेशल ब्रांच का अब ये काम है कि वो सहाफियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूछे कि बताएं जी कि आपने क्या खबर इन्होंने दी है, क्या बात की है। ये एक खिलवाड़। देखें, जो कराची में धमाका इसीलिए हुआ ना कि आपने सारी लॉ इन्फोर्समेंट जो है, या आपने लगा दी है प्रोटोकॉल पे, या आपने लगा दी है अपोजिशन को रोकने के लिए, या जमान पार्क पे लगा दी है कि वहां पे देखे कितने लोग आ रहे हैं, डाले वहां पे गश्त कर रहे हैं। तो इसीलिए इलेक्शन वक्त की जरूरत है, क्योंकि ये लोग सारे जो रियासती हुकूमती वसाइल हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
اور لوگوں میں گمراہی پھیلانے کے لیے اداروں پر اعتماد ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑی سنگین صورتحال ہے اور اس صورتحال میں چیف جسٹس آف پاکستان کو کھل کر آنا چاہیے, سامنے نوٹس لینا چاہیے, اینڈ دے شوڈ بی, یہ جو لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں, دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ. صحیح, بہت شکریہ. سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ ایک CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر اور سابق وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی یہ ایک آڈیو مبینہ, اور اس آڈیو کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں. اب CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو گفتگو ہوئی ہے, اب اس کو باقاعدہ طور پر اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے. CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر جنہیں سپریم کورٹ نے اب ان کے عہدے پر واپس بحال کیا ہے, جن کے الیکشن کمیشن کے اوپر ان کا تبادلہ بھی کیا گیا تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ایک مبینہ آڈیو ہے جس میں بظاہر جو آڈیو ابھی تک سامنے آئی ہے کوئی قابل اعتراض گفتگو بھی سامنے نہیں آ رہی ہے, لیکن اس کو اب نشر کیا گیا ہے, کس نے ٹیپ کیا ہے, سوال یہ بھی اب اٹھ رہا ہے. غلام محمود ڈوگر جو اس وقت CCPO لاہور ہیں, ان کی گفتگو ڈاکٹر یاسمین راشد جو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی صدر ہیں ان کے ساتھ ہوئی. ڈاکٹر یاسمین راشد نے اسی مبینہ آڈیو لیک کے حوالے سے کچھ دیر پہلے بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا تھا, آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. یہ آڈیو ٹیپ کی ہے, ان سے کہیں کوئی شرم اور حیا کر, کسی قسم کی انہوں نے پریویسی پاکستان میں چھوڑی نہیں ہے, اور ہمیں بھی پتا ہے یہ سارے سہولت کار ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں. دوسری بات ہے کہ یہ بات میں کلیئر کر دوں, میری بہت زیادہ کنسرن ہے CCPO ڈوگر صاحب یہاں لگیں, کیونکہ ہمارے JIT کی انویسٹیگیشن کے انچارج ڈوگر صاحب ہیں. اور تبھی میں نے ان کو فون کر کے پوچھا, کیونکہ کل آپ کو پتا ہے کہ جب میں گجرانوالہ کے عدالت میں گئی ہوں تو گجرانوالہ کے اندر ہمیں یہ پتا چلا کہ جو ساری انویسٹیگیشنز کے کاغذ تھے اور جو ساری انکوائری ہوئی تھی JIT کے, وہ DG اینٹی کرپشن کے دفتر سے غائب ہو گئے اور 7-8 صفحے رہ گئے. یہ بات کل میں نے میڈیا کے سامنے بھی کہی, آپ کو بھی بتایا, سب کو بتایا. میری بہت زیادہ کنسرن ہے کہ CCPO صاحب اپوائنٹ ہوں تاکہ JIT کا کام دوبارہ شروع ہو. اتنی امپورٹنٹ ایک ہمارا کیس ہے اور ان لوگوں نے اس کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. پہلے انہوں نے روز مرہ انہوں نے تماشا بنا کے, اور انہوں نے پہلے وہ ریکارڈ انڈر لاک اینڈ کی رکھا, پھر جب 2 پروسیکیوٹنگ آفیسرز گئے وہ لینے کے لیے اپنا ریکارڈ, تو پتہ چلا کہ ریکارڈ چوری ہو گیا. یہ خود ہی چور خود ہی منصف بنتے ہیں. مجھے ڈوگر صاحب پہ اعتماد تھا کہ یہ ہماری انویسٹیگیشن پراپر کریں گے, تبھی میری کنسرن تھی کہ وہ جلدی لگیں تاکہ ہمارا JIT کی انویسٹیگیشن دوبارہ شروع ہو. اس میں کیا برائی ہے کہ میں کیا پوچھ نہیں سکتی ان کو کہ آج جب ایک سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ بھئی آپ دوبارہ لگ جائیں, تو کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں پوچھوں ان سے کہ بھئی آپ کب لگ رہے ہیں. میری تو میجر کنسرن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو قاتلانہ حملہ ہے وہ کنسرن ہے. اور CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی بحالی پر الیکشن کمیشن کو تحفظات ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے منگل کو اہم اجلاس طلب کر لیا. الیکشن کمیشن اجلاس میں جائزہ لے گا کہ CCPO لاہور کی بحالی کے بعد صاف شفاف الیکشن کا انعقاد ممکن ہے یا نہیں. تفصیلات جانتے ہیں عقیل احمد سے. عقیل, کیا تفصیلات آئی ہیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیں, سپریم کورٹ کی جانب سے CCPO لاہور غلام ڈوگر کی بحالی کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے, اور اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر نے منگل کو اہم اجلاس بلا لیا ہے جس میں جو تمام معاملات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا, اور الیکشن کمیشن یہ دیکھے گا کہ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی جو موجودگی میں لاہور میں جو ضمنی انتخابات کا شیڈیول 16 اور 19 مارچ کو جاری کیا گیا ہے, تو لاہور میں CCPO غلام ڈوگر کی موجودگی میں شفاف انتخابات کرائے جا سکتے ہیں یا نہیں کرائے جا سکتے. اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں ایک یہ بھی تجویز سامنے آئی ہے کہ جو ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کیا گیا ہے تو لاہور میں جو ضمنی انتخابات ہیں ان کو ملتوی کیا جائے, کیونکہ جو ہے وہ یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ غلام محمود ڈوگر کی جو موجودگی میں لاہور میں جو انتخابات ہیں وہ شفاف نہیں کرائے جا سکتے. تو اب اس الیکشن کمیشن نے ان تمام معاملات پر جو ہے وہ منگل کو اہم اجلاس بلا لیا ہے جس میں ان تمام معاملات کا جائزہ لیا جائے گا, جس کے بعد الیکشن کمیشن حتمی فیصلہ کرے گا. اور یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں. شکریہ آپ کا عقیل. آگے دیکھیے, کراچی محفوظ ہے اور حملہ آور کون تھے؟
इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत के जवाब में शिकवे शिकायत से भरा जवाबी खत लिख दिया। खत में सदर के अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। लिखा, इलेक्शन कमीशन के बारे में बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। सदर मुमलिकत की जानिब से ऐसे अल्फाज लिखने पर अफसोस और मायूसी हुई। इलेक्शन कमीशन हुक्काम पीर को ऐवान सदर के मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में इलेक्शन शेड्यूल से मुताल्लिक सलाह मशवरे होंगे। राय के मुताबिक खत में सदर के अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। लिखा, इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। अदलिया के फैसलों का एहतराम और उन पर मनोवन अमल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। सदर मुमलिकत की जानिब से ऐसे अल्फाज लिखने पर अफसोस और मायूसी हुई। खत में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सरअंजाम दे रहा है। आईन के मुताबिक सूबों में इलेक्शन के लिए गवर्नर से मुशावरत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक सदर की दावत पर मुशावरती बैठक पीर को होगी। इलेक्शन कमीशन मेंबरान और आला हुक्काम ऐवान सदर में इजलास में शरीक होंगे। इजलास में इलेक्शन शेड्यूल से मुताल्लिक सलाह मशवरे भी होंगे। और कराची पुलिस लाइन पर हमले में मुलव्वस तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। हमले की तहकीकात में सिक्योरिटी की कई खामियां सामने आ गईं। अतराफ के 3 चौकियों पर कोई पुलिस एहलकार नहीं था। अकबी दीवार पर खारदार टूटी हुई देखी गई। मरकजी शाहरा पर CCTV कैमरा तक नहीं है। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल कार के मालिक को हिरासत में लेकर तफ्तीश भी शुरू कर दी गई। कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकात, दहशतगर्द किस तरह इमारत में घुसे, सिक्योरिटी इंतजामात में खामियां सामने आ गईं। वक्त शाम 7:10। दहशतगर्द 3 थे, तीनों ही घिनौना मकसद लेकर आए थे। टारगेट तक पहुंचने के लिए कार का इंतखाब किया गया। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द अकबी दीवार कूद कर अंदर घुसे। मुल्हिका पुलिस लाइन सदर क्वार्टर्स में दाखिले का कोई सिक्योरिटी गेट नहीं। क्वार्टर्स में पुलिस एहलकारों के अहले खाना रिहाइश पजीर हैं। इतराफ में 3 चौकियां हैं मगर किसी पर कोई एहलकार नहीं था। KPO की अकबी दीवार पर खारदार तार टूटी हुई देखी गई। मरकजी शाहरा पर CCTV कैमरा तक नहीं। हमलावरों ने पहले दस्ती बम फेंके, फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक दहशतगर्द की शनाख्त शुमाली वजीरिस्तान के रिहायशी ज़ाला नूर के नाम से हुई। खुद को उड़ाने वाला किफ़ायतुल्लाह वांडा अमीर लकी मरवत का रहने वाला था। तीसरे खुदकश बमबार मजीद बलोच का ताल्लुक केच बलोचिस्तान से था। दहशतगर्दों से 2 खुदकश जैकेट्स, 5 दस्ती बम, RGD-1 और 3 ग्रेनेड लॉन्चर मिले। पुलिस ने कार मालिक मोहम्मद कामरान को भैंस कॉलोनी से गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मालिक का कहना है कि इसने गाड़ी शोरूम पर फरोख्त कर दी थी। वतन के मुहाफिजों ने जान पर खेलकर दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। गुज़श्ता रात के वाक़े के बाद सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। KPO पर ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार हमारे साथ होंगे, जबकि जिना अस्पताल की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगी मरियम हसन। सबसे पहले खुरम की तरफ चलते हैं। खुरम, इस वक्त क्या सूरत हाल है KPO की? जी बिल्कुल, कंट्रोल फ़ौज के हाथ में है और साथ ही हम देख रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले तमाम एतराफ़ के रास्तों को KPO की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को जो है वो कन्नाते लगा के बंद कर दिया गया है। SSU के कमांडोज़ यहाँ पहुँच चुके हैं, रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ मौजूद है। साथ ही के एतराफ़ में रेंजर्स अहलकार तैनात कर दिए गए, फ़ौज के दस्ते मौजूद हैं। SSU कमांडोज़ मेन शाहरा फैसल पे, साथ ही मेन इंट्रेस्ट पे मौजूद हैं, जो कि किसी भी अननोन शख्स को जो है उसको यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। साथ ही मीडिया को भी यहाँ से आगे बढ़ने का कहा गया है, जो वहाँ से हटा दिया गया है। साथ ही हम देख रहे हैं कि FTC पुल हो गया, KPO की बिल्डिंग है, साथ ही एतराफ़ की जो बिल्डिंग है यहाँ शार्प शूटर्स जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है। साथ ही हसास इदारों की जानिब से जो एहलकार हैं, हसास इदारों के एहलकार हैं, साथ ही DIGs हैं, पुलिस के एहलकार हैं, रेंजर्स के आला अफसरान हैं, वो वक्फे से यहाँ जाए वक़्वा का दौरा कर रहे हैं, साथ ही यहाँ जाए वक़्वा का मुआयना भी कर रहे हैं। साथ ही कराची पुलिस ऑफिस की जो सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि उसको इंतहाई सख्त कर दिया गया है अभी। जी ठीक है खुरम, आप साथ ही रहिएगा। मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं, जिना अस्पताल की सूरत हाल से वो आगाह करेंगी। जी मरियम। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ 19 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे और 4 जाँ बहक हो चुके थे। 19 अफराद में जो है तकरीबन 8
पुलिस एहलकार जबकि 7 रेंजर्स एहलकार शामिल थे। तकरीबन सबको ही, तकरीबन जितने भी ज़ख्मी आए थे उन तमाम को ही गन शॉट थे और ज़्यादातर को, मेजॉरिटी को जो है वो लोअर बॉडी में, जिस्म के निचले हिस्से में जो है गन शॉट आए थे। इस वजह से कैजुअल्टीज़ की तादाद जो है वो नहीं बढ़ सकी। अलबत्ता गुज़िश्ता रात को एक ज़ख्मी का जो है ऑपरेशन हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हालत में मुब्तला थे। इस वक्त जो है वो इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेर इलाज हैं, जबकि DSP SSU उनको जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में रात को शिफ्ट कर दिया गया था। और उसके साथ साथ जो है लेफ्टिनेंट कर्नल रेंजर्स के, उनको भी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था और SHO माड़ीपुर को भी प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। मजमूई तौर पर 16 अफराद इस वक्त जो है जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 4 इस वक्त ICU में हैं और उनमें से जो है एक पेशेंट की हालत जो है वो ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं उनका वो काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं कि हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मरियम हसन हमारे साथ मौजूद थी, खुरम गुलजार ने हमें आगाह किया। दोनों का बेहद शुक्रिया। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।